आज हम बात करेंगे राजस्थान के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गौरव पायवाल साहब से। गौरव पायवाल साहब से हम वो प्रश्न पूछेंगे जो एक आम आदमी के प्रश्न होते हैं कि बिना दवाई के कई सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, और उनके पास आउटडोर में साधारणतया कौन कौन से बीमार आते हैं। फिजियोथेरेपी में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स रेगुलरली ओपीडी विजिट पे आते हैं वो है बैक पेन। आजकल जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है वो है सर्वाइकल पेन, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से। और एक थर्ड जो सबसे कॉमन डिजीज़ है वो है वृद्धावस्था में घुटनों में ग्रीस खत्म होना और घुटनों में दर्द, जिसे जनरली डॉक्टर्स ये बताते हैं कि घुटने में ग्रीस खत्म हो रहा है या घुटने धीरे धीरे रगड़ करने लगे। ये पेशेंट सबसे कॉमन है। ज़्यादातर पेशेंट्स में जब वो लोग हमारे पास आते हैं, 1-2-3 जगह डॉक्टर्स के कंसल्टेशंस होते हैं, कुछ मेडिकेशंस, कुछ पेन रिलीफ दवाइयाँ वो ऑलरेडी लेके आते हैं। चाहते वो ये है कि मैं पहले जैसा चलने लगूं या चलने जैसी स्थिति आ जाए, क्षमता आ जाए। देखिए, फिजियोथेरेपी में समय लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए, और हाँ, रिजल्ट्स आ जाते हैं। सर्जरीज से बचने की ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास आके, और फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन के ट्रीटमेंट से सर्जरी अवॉइड हो जाए। सर्जरी अवॉइड की जा सकती है फिजियोथेरेपी में, लेकिन थोड़ा पेशेंस, थोड़ा टाइम रखना पड़ता है। जनरली फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स अगर अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट आपको असेस करके इन्वेस्टिगेशन करके प्रोटोकॉल बनाए तो हाँ, कई डिजीजेस का, स्पेशली मस्कुलर स्केलेटल डिजीजेस का, पेन का रिवर्सल किया जा सकता है। हर पेशेंट में, हर पेन में सर्जरीज रिकमेंडेड नहीं होती अनलेस एंड अनटिल वो वीकनेस की तरफ चलने लगे। बाकी पेशेंट्स में रिवर्सल आ जाते हैं, बहुत इजी पॉसिबल है। कुछ देर का पेशेंस, कुछ दिनों का पेशेंस, और अच्छी प्रोटोकॉल से पूरी रिकवरी पाई जा सकती है। आजकल ये देखा गया है कि पेशेंट्स फिजियोथेरेपी की तरफ काफ़ी जा रहे हैं और उनको आराम भी मिल रहा है, तो वो कौन सी बीमारियां हैं जिनमें कि सबसे अच्छा आराम मिलता है आपके ट्रीटमेंट के बाद में। फिजियोथेरेपी में जनरली जो एक मिथ है वो ये है कि एक्सरसाइज से पेन रिलीव हो जाएगा। फिजियोथेरेपी बेसिकली 2 डिविजन्स पे काम करती है। एक है इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसे डिवाइस या जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि हम पेन को या पेन के कॉज को कैसे उसकी डेप्थ तक जाके ट्रीट कर सकते हैं, उसे इलेक्ट्रोथेरेपी कहते हैं। वो पूरा आधा डिवीजन है फिजियोथेरेपी का। अदर हाफ या दूसरा आधा जो डिवीजन है, जो हिस्सा है फिजियोथेरेपी का, वो है एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी। यूजुअली एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी इसलिए बनाई गई कि जहां कोई वीकनेस है, या जैसे एग्जाम्पल के लिए पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स हैं, किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद जिस हिस्से की सर्जरी की गई उससे एक जॉइंट ऊपर और एक जॉइंट नीचे तक की मसल्स की पावर एक यूनिट तक कम हो जाती है। टोटल 5 यूनिट होती है किसी भी मसल की पावर की। 1 यूनिट कम हो जाने का मतलब होता है कि 20% उस मसल की क्षमता, कैपेसिटी कम हो गई। तो उस 20% को बनाने वाला जो हिस्सा है वो पूरा गवर्न होता है एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के अंडर। उसे मिक्स करके जनरली ये माना जाता है कि आज कोई पेन लेके आए, एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरा ओपीडी है, मेरे ओपीडी में सबसे ज्यादा जो कॉमन पेशेंट है वो है स्लिप डिस्क। 3 महीने से लेके 30 साल तक का कमर दर्द, 30-35 साल से लेके 60-70-80 साल की उम्र, इस एज ग्रुप में पेशेंट 3-5 साल 10 साल की हिस्ट्री लाते हैं, और फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि साहब 4 दिन 6 दिन 8 दिन में आप ठीक कर दीजिए, या 8 दिन में आप उससे जड़ से भर दीजिए। देखिए, ये प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता। जितना अक्यूट पेन उतना अक्यूट उसका रीजन हो सकता है। किसी का पोस्चर डिस्टर्ब है, या किसी को फेसिव जॉइंट लॉक, जैसे कि प्राय हम लोग चढ़क मानते हैं, ये चढ़क बोलते हैं। इन चीजों का इलाज फिर भी 2 दिन 5 दिन में किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा पेन
समझाने के लिए मैं आपसे यूं समझाता हूं कि आज सवेरे एक पेशेंट आए, 52 की एज है उनकी, कंस्ट्रक्शन लाइन का बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं वो, और पिछले 28 साल से उन्हें पेन है। 51 साल की उम्र, 28 साल का स्लिप डिस्क। 28 साल में कई सारे कंसल्टेशंस, कई सारी MRIs, कई सारा प्रोसेस, बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारा इलाज। अब मैं उन्हें ये बोलूं कि 7 दिन 15 दिन में मैं आपको ठीक कर पाऊंगा या उसे जड़ से भर पाऊंगा, ये ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब उनकी MRI होके आएगी, जो कॉमनली हम लोग कराते हैं, तो कंप्रेशन जो कि कमर में नॉर्मली 20 मिलीमीटर होना चाहिए डायमीटर, वो 18, 17, 12, 15 ऐसा आएगा। अब जो 20 मिलीमीटर होना चाहिए वो लगभग 8 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर होगा। तो कैसे उससे रिकवर करेंगे? इसलिए समय लगता है। ब्रॉडली 2 डिविजन है, और जो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी है वो पेन, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी जितना भी पूरा पार्ट है वो सारा वीकनेस से डील करता है, और पूरा इलेक्ट्रोथेरेपी पेन से डील करता है। और अब जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो इलेक्ट्रोथेरेपी पेन की डेप्थ तक काम करने की कोशिश करती है। नए कॉन्सेप्ट्स जितना डीप जा सकते हो बिना इंसिशन, बिना कट दिए, उतनी बेटर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि टेकार और लेजर थेरेपी है, वो लगभग 4 से 7 सेंटीमीटर तक डीप जाके टिश्यू की हीलिंग कर रहे हैं, कंप्लीट हीलिंग कर रहे हैं। तो दीज आर द एडवांस टेक्नोलॉजीज विच आर वर्किंग बेटर ऑन द डिस्क एंड पेन। आजकल हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो युवा हैं वो घंटों टेबल कुर्सी पे बैठ करके, चाहे अपने इंस्टीट्यूट में, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, ये उनकी ये जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो कमर दर्द हो, वो किस तरह प्रभावित करती है? देखिए, जितना अपन एक एंगल पे बहुत देर बैठे रहेंगे, इसे मैं और बेटर वे में समझाता हूं। जब अपन लेटते हैं, जब अपन सीधा लेटते हैं पीठ के बल या कमर के बल, तो अपनी डिस्क के ऊपर, कमर की डिस्क के ऊपर प्रेशर 1 होता है। जैसे ही अपन बैठे चेयर पे, ये प्रेशर 250 हो जाता है। अब अगर अपन 250 की पोजीशन पे उससे बहुत देर तक सस्टेन करें, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर पे बैठे, और कोई टास्क लेके बैठे और 2-2.5 घंटा 3 घंटा नहीं उठना पड़ता, 2-2.5 घंटा 3 घंटा बड़ा कॉमन टाइम है। या कोई बैंक एम्प्लॉय या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी चेयर पे 2-2.5 घंटा 3 घंटा यूजुअली बैठते हैं, काम है। अब उन 2-2.5 घंटे 3 घंटे में आप अगर एक ही एंगल पे बैठे हो और चेयर भी सपोर्टेड नहीं है, या आपका हाथ टेबल पे नहीं है, या आपका रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, तो उन सबका प्रभाव आपकी गर्दन और कमर पे पड़ता है। एकदम से डिस्क बल्ज नहीं होती, स्टेजेस है। आज दुखना चालू होगा, शायद महीने में 3 दिन 2-2 घंटा 3-3 घंटा दुखेगा, फिर वो हफ्ते में 4 दिन होगा, फिर वो बढ़ के महीने में 15 दिन 17 दिन होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते ड्यूरेशन और पेन दोनों बढ़ने लगते हैं। फिर जब वो पैर की तरफ आने लगता है, कमर का या गर्दन से हाथों में आने लगता है, तब तक पेशेंट वेट करते हैं, और फिर वो जाके फिजियोथेरेपिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिशियंस को दिखाने जाते हैं। इस वजह से जनरली डिले हो जाता है पेन। इसलिए कॉमनली पेन को जितना आप टाइम पे अटेंड करेंगे उतना बेटर है। डॉक्टर गौरव, आपने अपनी बातचीत में एक शब्द का बार बार उपयोग किया है, स्लिप डिस्क, आम आदमी की भाषा में, और डिस्क प्रोलैप्स टेक्निकल लैंग्वेज में। ये क्या चीज़ है? इसकी समस्या को कैसे कम किया जा सकता है? ये कितनी होती है हमारे शरीर में, और किन हिस्सों में ये सबसे ज़्यादा दर्द करती है या तकलीफ देती है या प्रोलैप्स होती है? इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, देखिए, स्लिप डिस्क एक कॉमनली बोली जाने वाली टर्म है। इसे समझने के तौर पे अपन यूँ समझ सकते हैं कि ऐसा दर्द जो रीढ़ की हड्डी से शुरुआत करता है, उसका सबसे कॉमन टाइप स्लिप डिस्क है।
रीढ़ की हड्डी दो जगह सबसे ज्यादा पेन करती है, एक है गर्दन, एक है कमर। गर्दन वाले पेन और कमर वाले पेन को सर्वाइकल और लंबर पेन कहा जाता है एरिया के हिसाब से, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। 6 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें गर्दन और कमर के पेन सबसे कॉमन। उनमें से जो सबसे कॉमन है कंडीशन, उसे बोला जाता है स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसा दर्द है जो प्रायः गर्दन से स्टार्ट होके हाथों में, कंधों पे चल के, गर्दन से स्टार्ट होके कंधों पे होके हाथों में या पीठ के पीछे उतरता है। उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जो कि आजकल ज्यादा स्क्रीन टाइम, सो के टीवी देखने, गलत पोस्चर या कई घरों में बच्चे या फैमिली के कई सदस्य उल्टा सोते हैं, पेट के बल सोते हैं, इसलिए बड़ा कॉमन होता जा रहा है। इसके लक्षण हैं गर्दन से दर्द चालू होना, कंधों में दर्द, हाथों में दर्द, झंझनाहट, सुन्नता, चक्कर आना, हाथ से चीजें छूटना और घबराहट। ऐसी ही चीज जब कमर में हो जाती है तो उसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कमर से स्टार्ट होता है, पैरों तक का दर्द है, एक पैर में भी आ सकता है, दोनों पैरों में भी आ सकता है। ज्यादा कॉमन तरीका यह है कि जिस हाथ से अपन लिखते हैं उसके उल्टे पैर में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ लक्षण जो कि सबसे कॉमन है, कमर से दर्द स्टार्ट होता है, जकड़न रहती है, सुबह उठने पे कमर के पीछे जकड़न हो सकती है, पैरों में एक में या दोनों में खिंचाव, झंझनाहट, सुन्नता, जलन, चलने में दिक्कत। कई बार मरीज 15 मिनट 10 मिनट के बाद खड़े रहने में तकलीफ बताते हैं या इतना दर्द बताते हैं कि उन्हें बैठना पड़ता है। जैसे कि लेडीज है तो वो किचन में 10 मिनट 5 मिनट के बाद खड़े रहने में तकलीफ बताती है और इतनी तकलीफ कि उन्हें एक चेयर लेके बैठना पड़ जाता है, इतनी तकलीफ हो जाती है। ये कॉमन पैटर्न्स होते हैं। फिर जब ये बहुत बिगड़ जाते हैं तो चलते चलते पैर का लड़खड़ाना और नीचे गिर जाना, ये कॉमन माना जाता है कमर में। इससे हम लोग स्लिप डिस्क कहते हैं। इसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं। इसे यूं समझाता हूं मैं आपको कि वो दर्द जो कमर से स्टार्ट हुआ, जिसके लिए हमने एक पेन किलर ले ली या आसपास मेडिकल स्टोर से कुछ ले आए या परिचित डॉक्टर साहब या फिजियोथेरेपिस्ट या आसपास जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आपने पेन किलर ले ली या कोई ऑइंटमेंट लगवा लिया या बच्चों को खड़ा करके थोड़ी देर मालिश करवा ली, चल ली। इससे बोला जाता है बल्जिंग, जो महीने में 8-10 दिन आपको परेशान करेगी, थोड़ा दर्द रहेगा और कुछ टाइम में ठीक हो जाए। शायद साल भर वो पेन ना रहे, कभी आए कभी चला जाए, एक्स्ट्रा एक्सर्शन पे या ट्रैवल के बाद आपको पेन बढ़ सकता है। इसकी अगली स्टेज है प्रोट्रूजन। धीरे धीरे वो डिस्क बाहर आने लगती है, एक दाना सा बनाने लगती है जो नस के ऊपर प्रेशर बनाती है। उस स्थिति में कूल्हे में एक दिन भर का दर्द या कुछ ज्यादा समय का दर्द जो कि खड़े रहने से बढ़ जाएगा या एक्सर्शन से बढ़ जाएगा। इसकी अगली स्थिति होती है प्रोट्रूजन, जिसमें पैरों में झंझनाहट और सुन्नता स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट में आता है इसकी स्टेज सीक्वेस्ट्रेशन। वो स्लिप डिस्क की लास्ट स्टेज है। सीक्वेस्ट्रेशन वाली स्टेज में प्रायः पेशेंट 5 से 7 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं रह सकते, चलने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ मरीज फ्रेश होने या टॉयलेट जाने में तकलीफ बताते हैं और चलने में या सपोर्ट के बिना वो चल नहीं सकते। ऐसे पेशेंट्स को जनरली सर्जरी पे रिकमेंड कर दिया जाता है और करा भी लेते हैं। सर्जरी ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि उसके बिना नहीं रह सकते। रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी सर्जरीज फेल होती हैं। क्यों? क्योंकि उस पर डेली वजन होता है, दिन भर अपना उसके ऊपर वजन आता है। इसलिए फिजियोथेरेपी उन एस्पेक्ट्स में बेटर है कि जहां तक आप फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं वहां तक सर्जरी से अवॉइड किया जाए। इन सारे मरीजों में, चाहे वो गर्दन हो चाहे वो कमर हो, इन सारी मरीजों में सबसे कॉमन है पेन। पेन को ही एड्रेस करना होता है, पेन ही सबसे बड़ा कारण और सोल्यूशन होता है। सबसे ज्यादा पेशेंट पूरी दुनिया में दिन भर में, पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड, जो सबसे ज्यादा ओपीडी विजिट्स होती हैं वो बैक पेन और नेक पेन के लिए ही होती है और उनमें से सबसे ज्यादा पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी से सही किया जा सकता है। कुछ पेशेंट जिनके पैर वीक होने लगे हैं या माइलोपैथी एक टर्म है, जब नस के ऊपर, नर्व रूट के ऊपर इतना कंप्रेशन है कि पेशेंट वजन भी नहीं ले पा रहे, उन केसेस में सर्जरी रिकमेंडेड होती है। ये जो शब्द है स्लिप डिस्क, ये डिस्क होती क्या चीज है? अपनी
रीढ़ की हड्डी में गर्दन के पीछे से लेकर और कमर के नीचे तक टेल बोन जिसे अपन कहते हैं, इस पूरे ढांचे में 33 हड्डियां 33 बोन्स हैं जिन्हें वर्टिब्रा कहा जाता है। इन 33 वर्टिब्रास में हर दो बोन के बीच में एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जिलेटिनियस, जो कि एक टायर के जैसा स्ट्रक्चर है। एक कवर एक टायर जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक सेमी सॉलिड फॉर्म में चाशनी जैसी चीज भरी है, उससे डिस्क है। अंदर वाले पार्ट को न्यूक्लियस पल्पोसस कहा जाता है, नाम मेडिकल नेम उसका, और जो कवर है उसे एनुलस फाइब्रोसिस कहा जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिस्क टूटती है, ये लिक्विड धीरे धीरे बाकी, मैंने अभी आपको बताया था कि वो डिस्क प्रेशर में है, जैसे जैसे वो डिस्क बाहर आती है, वो पल्प बाहर आता है, उसके पीछे दोनों तरफ एक एक नर्व रूट है, लेफ्ट और राइट। जिस भी नर्व रूट को वो दबाव बनाता है, इसे यूं समझ सकते हैं कि एक पानी का पाइप है जिसमें पानी चल रहा है और अपन उससे हाथ से दबा रहे हैं। जितना अपन उस पाइप को दबाते जाएंगे पानी दूर तक जाएगा, और जैसे ही अपन पानी को उस पाइप को पूरा दबा देंगे पानी जाना बंद हो जाएगा। ऐसा ही कुछ रीढ़ की हड्डी के साथ होता है। ब्रेन से आने वाली कमांड रीढ़ की हड्डी के पीछे होके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, जैसे स्नायु तंत्र भी कहा जाता है, उसके थ्रू होके इन 31 जोड़ी नसों से लेफ्ट की आधी बॉडी और राइट की आधी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो जिस किसी डिस्क पे प्रेशर पड़ के डिस्क पीछे आके उस नर्व को एंट्रैप्ट कर देती, दबा देती है, उससे नीचे का हिस्सा जितना प्रेशर बनता जाएगा, जैसे मैंने भी स्टेजेस बताई थी आपको, बल्ज है तो पेन होगा, प्रोट्रूजन, प्रोलैप्स और सीक्वेस्ट्रेशन। सीक्वेस्ट्रेशन वो स्टेज है जहां पर पानी के पाइप को पूरा दबा दें। अब जब अपन पानी के पाइप को पूरा दबा देंगे तो पानी आगे जाना बंद हो जाएगा, जहां भी आप पानी सप्लाई कर रहे हैं या जिसको आप पानी पिला रहे हैं। उसी तरह से सीक्वेस्ट्रेशन जब हो जाता है तो ब्रेन से आने वाली कुछ कमांड का हिस्सा, सारा तो नहीं रुकता, कुछ हिस्सा आगे जाना रुक जाता है। तो ऐसे मरीज आपको ये कंप्लेन करेंगे कि मेरा लेफ्ट पैर या मेरा राइट पैर ड्रैग होके चल रहा है, या मुझे रगड़ना पड़ रहा है, या उसमें ताकत नहीं है, मैं पैर पे वजन नहीं ले पा रहा हूं। इसे सीक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। ये प्रायः साल 2 साल 3 साल के बाद आ जाती है अगर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर गौरव, आपने